गुड मॉर्निंग। मैं सर्वेश वर्धन आप लोगों के साथ रोटेशन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। देखिए, रोटेशन में फार्मूला की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और प्रॉब्लम की वैरायटीज़ भी ज़्यादा हैं। तो जब किसी प्रॉब्लम को डील करते वक्त आप ये कभी भी नहीं समझें कि फार्मूला हम लेकर के बैठ जाएंगे, हमको सब फार्मूला डट जाएंगे तो हम आसानी से हम किसी प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं, या आसानी से हम ये सोच भी सकते हैं कि ये फार्मूला लगाने से बन जाएगा। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो एकदम मानिए कि आपको रोटेशन कठिन ही लगेगा, जैसा कि मार्केट में र्यूमर है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप कोई भी प्रॉब्लम जब बनाएं तो सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो प्लॉट करें, फिगर में क्या अननोन है सो प्लॉट करें। प्लॉट करने के बाद अननोन की संख्या काउंट करें, और जितने अननोन्स होंगे उतने इक्वेशंस आपको लिखने हैं। उसके बाद आप डिसाइड कीजिएगा ये कौन कौन से इक्वेशंस लिखे जाएं, और वो इक्वेशन लिखने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आएगा। अब हम अभी जो डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें हम जनरल प्लेन मोशन के बारे में बात करेंगे अभी, और हम ये सीखेंगे कैसे इक्वेशन लिखना है, कैसे सोचना है, कौन कौन से इक्वेशन से लिखने हैं, और किस तरह से उसका सॉल्यूशन करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। उस सारे बातों का हम डिस्कशन करें। जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें सबसे पहले हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कंफर्म करेंगे। अगर हम डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर पता है तो वो डायरेक्शन मेंशन कर देंगे, और नहीं पता है तो दो कंपोनेंट में प्लॉट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम एंगुलर एक्सेलरेशन रद्द कर लेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। देखिए, अल्फ़ा मानते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि कोई भी बॉडी जब वो फ्री होता है मूव करने के लिए तो उसकी इच्छा सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करने की होती है, या अगर आप किसी पॉइंट के अबाउट एकदम कंस्ट्रेंट कर दिए, क्लैम्प कर दिए, तो कोई बॉडी जो है उसी पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। तो हम अभी जो बात करने जा रहे हैं वो फ्री वाले जनरल बात करने जा रहे हैं। तो आप जब ध्यान देखेंगे तो मैंने अभी बताया कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन प्लॉट करेंगे लॉजिकल। उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट लेंगे, सारे फोर्स को प्लॉट कर लेंगे। उसके बाद हम सबसे पहले ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात करें। तो हमारा ट्रांसलेशनल मोशन को डील करने वाला जो पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ मास का पॉइंट होता है। तो हम पूरे फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे कंसीडर मानेंगे, और सेंटर ऑफ मास के लिए हम न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, ठीक है। अगर दो कंपोनेंट में अगर एक्सेलरेशन प्लॉट किए हैं तो दोनों डायरेक्शन में हम ये न्यूटन्स लॉ लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट इक्वेशन होगा हमारा वो टॉर्क इक्वेशन लिखेंगे। टॉ सी एम इज इक्वल टू आई सी एम अल्फ़ा। टॉ सी एम, जैसे ये बताया कि रोटेशन के लिए हम लिखेंगे न्यूटन्स लॉ, टॉ सी एम इज इक्वल टू आई सी एम अल्फ़ा, मतलब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी भी पॉइंट के अबाउट किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ये एंगुलर एक्सेलरेशन सेम ही होता है, इसलिए आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट कहिए या किसी भी पॉइंट के अबाउट कहिए वो सेम ही होगा, ठीक है। तो हमने ये जो अल्फ़ा माना है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिया है। तो टॉ सी एम इज इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फ़ा, ये इक्वेशन हम लिखेंगे। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा ये होगा। और तीसरा इक्वेशन जो होगा, ये दोनों रिलेशन को, ये ट्रांसलेशनल मोशन को ये रोटेशनल मोशन को, दोनों को कंबाइन करने वाला रिलेशन होगा। मतलब ये दोनों इंडिपेंडेंट मोशन को कंबाइंड करके एक साथ जोड़ने का काम ये हमारा कंस्ट्रेंट रिलेशन करेगा।
तो आपको कंस्ट्रेंट रिलेशन भी लिखना होगा। ठीक है, तो आप मैंने ये बताया कि सेंटर ऑफ मास के लिए F इज इक्वल टू ma। नेक्स्ट इक्वेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क, टॉस CM इज इक्वल टू ICM अल्फ़ा। और तीसरा इक्वेशन कंस्ट्रेंट रिलेशन जो दोनों मोशन को, ट्रांसलेशनल मोशन को और रोटेशनल मोशन को क्या करेगा, जोड़ेगा। मतलब रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फ़ा, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे और फिर उसको सारे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे अननोन की वैल्यू मिल जाएगा। जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि ये 10 kg का ये रॉड है, 10 kg का रॉड है। ठीक है, इसका दोनों एंड जो है स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, जो सीलिंग से हैंग कर रहा है। इस वर्टिकल के साथ ही ये स्ट्रिंग 37 डिग्री एंगल बना रहा है और इस वर्टिकल के साथ ये स्ट्रिंग भी 37 डिग्री एंगल बना रहा है। इस रड का मास 12 kg है। ठीक है, क्वेश्चन है कि जब हम ये राइट स्ट्रिंग को अगर हम काट देते हैं तो स्ट्रिंग को काटते ही लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, इस रड का सेंटर ऑफ मास का कितना लीनियर एक्सेलरेशन होगा और इस रड का एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा, ये सारा अननोन है जिसकी वैल्यू हमें मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, बात समझ गए। तो हमने एक फिगर बनाया है कि जस्ट काटने के बाद जो रड का ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा, तो मैंने ओरिएंटेशन वही रखा है। ये टेंशन है, टेंशन ये रस्सी है, इसको इस तरफ मान लिया तो टेंशन टी है और इस टी को हम दो कंपोनेंट में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर दिया है। तो टी कॉस 37 डिग्री और टी साइन 37 डिग्री। ठीक है, अब रही बात इस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन किधर होगा, तो हमारे पास पता है कि जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो वर्टिकल में भी है, हॉरिजॉन्टल में भी है। इसे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम क्लियर डायरेक्शन कन्फर्म नहीं कर पाएंगे, तो हम ये वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट A2 ले लिए और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट A1 ले लिए और सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस रड का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ले लिए। ठीक है, तो हमारा ये टी जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स को मैंने क्या किया, टेंशन फोर्स को मैंने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया। वहाँ से mg फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ लिख रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जब न्यूटन्स लॉ लिखेंगे तो देखिए टी साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू मास हमारा देख लीजिए 12 kg है और लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन हमारा A1 है। इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो t इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लिखेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास दो फोर्स है, एक है mg और दूसरा है t cos 37 और वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है A2। ठीक है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं और फिर इसके लिए न्यूटन्स लॉ लिखते हैं। तो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है वो mg है माइनस देखिए mg माइनस टी कॉस 37 डिग्री इज इक्वल टू मास 12 kg इंटू एक्सेलरेशन A2। तो हमारे पास आ गया mg माइनस टी कॉस 37 डिग्री बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। ये वैल्यू m का वैल्यू 12 पुट कर दिए, यहाँ से cos 37 4/5 ये पुट करने के बाद आ गया हमारे पास एक इक्वेशन t प्लस 15 A2 इज इक्वल टू 15g। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो हमने ट्रांसलेशनल मोशन हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट जो इक्वेशन लिखना है वो रोटेशन के लिए लिखना है। तो रोटेशन के लिए इक्वेशन हम लिखेंगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही, किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट नहीं लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि हम इस पॉइंट के अबाउट, ये लेफ्ट साइड में जो एक एंड है इसके अबाउट लिखना चाहेंगे, लेकिन आप लिखेंगे तो गलत होगा क्योंकि इसके अबाउट नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स नहीं है, परमानेंट फिक्स नहीं है। इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन है। अब पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा तो सीडो वगैरह यूज करने लगेंगे तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी। तो हम जो बात करें जहाँ आप
कोई भी एक पॉइंट फिक्स ना हो, जहाँ कन्फर्म आप नहीं कर सके कि ये पॉइंट फिक्स्ड है, वैसे केस में सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क का इक्वेशन लिखने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास बहुत ही सेफ जोन है, सेफ जगह है, जिसके अबाउट आप टॉर्क इक्वेशन आप लिख सकते हैं। तो हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही टॉर्क इक्वेशन हम लिख रहे हैं। तो हमारे पास जो फोर्स है, देखिए हमारे पास जो फोर्स है, देखिए इसके बाद सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब टॉर्क लिखेंगे तो ये टी कॉस देखिए टी कॉस 37 डिग्री का टॉर्क होगा। टी साइन 37 डिग्री, ये जो लाइन है, ये जो कंपोनेंट है वो इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए इस कंपोनेंट का कोई टॉर्क नहीं होगा, इस कंपोनेंट का टॉर्क होगा। mg का कोई टॉर्क नहीं होगा क्योंकि इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो टॉर्क जो डेवलप करने वाला जो फोर्स है वो टी कॉस 37 डिग्री ही है। और टी कॉस 37 डिग्री को यहाँ से ये डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से 5 दिया हुआ है, तो टी कॉस 37 डिग्री इंटू 5 ये हो गया टॉर्क। ठीक है, तो टी कॉस 37 डिग्री इंटू 5 इज इक्वल टू ml स्क्वायर। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा रड का ml स्क्वायर बाई 12 होता है। तो m है हमारा 12, l है तुम्हारा 10, तो ml स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फ़ा। सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा t इज इक्वल टू 25 इंटू अल्फ़ा। ये हमारा नेक्स्ट इक्वेशन हो गया। अब रही बात इन दोनों मोशन को ही जो इंडिपेंडेंटली जो हम ये ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन को डील किए हैं, इन दोनों को कंबाइन करने वाला कोई इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा जो दोनों मोशन को कंबाइन करेगा। उसके लिए हम एक कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखते हैं। अब हम कंस्ट्रेंट क्या सोच सकते हैं इसके बारे में आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कोई एक पॉइंट जिसका आप पता लगाएं कि इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा, रड का कोई एक पॉइंट। तो रड का हम एक पॉइंट एक देख रहे हैं, ये पॉइंट इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो इस स्ट्रिंग से जब बंधा हुआ है तो क्लियर है ये पॉइंट सर्कल में मूव करेगा, ये पॉइंट सर्कल में मूव करेगा। सेंटर का ये सर्कल में मूव करेगा तो इस पॉइंट का जो एक्सेलेरेशन होगा वो सेंटर के तरफ कितना होता है। कोई पार्टिकल जब सर्कल में मूव करता है तो सेंटर के तरफ एक्सेलेरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर आर। ध्यान सुनिएगा, सेंटर के तरफ जो एक्सेलेरेशन होगा इस पॉइंट का वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर। लेकिन हमने अभी बात किया है कि ये जो रड को रिलीज किया है स्ट्रिंग काटते ही, तो तुरंत जो है ओमेगा डेवलप नहीं होगा। ओमेगा डेवलप कब होगा, जब इम्पल्सिव। तुरंत कब होगा, तो जब इम्पल्सिव नेचर का फोर्स होगा। अभी जितना भी फोर्स लग रहा है इस पर वो इम्पल्सिव नेचर का नहीं है। तो हम जैसे ही यहाँ से काटे राइट स्ट्रिंग को काटे हैं तो कोई भी इम्पल्सिव नेचर का फोर्स ऑपरेट नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि तुरंत ओमेगा नहीं आएगा। इसका मतलब अगर उसी समय पूछता है तो हमको ओमेगा की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। तो हमने ये इस पॉइंट के अबाउट ओ के अबाउट पी पॉइंट का ओमेगा वैल्यू 0 होगा और सेंटर के तरफ एक्सेलेरेशन का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ओ पी होना चाहिए। देखिए एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट पी अलोंग पी ओ ओमेगा स्क्वायर ओ पी। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू 0 है इसलिए सेंटर की तरफ एक्सेलेरेशन 0 होगा। अब हम क्या कर दिए कि नेक्स्ट जो एक्सेलेरेशन का जो कंपोनेंट हमको 1, 2 और 3 मिल रहा है, ये तीनों कंपोनेंट का हम कंपोनेंट ओपी के पीओ के तरफ हम निकालते हैं। अब पीओ के तरफ जो हम नेट एक्सेलेरेशन लेंगे उसकी वैल्यू हमारा 0 होना चाहिए। 5 अल्फा कॉस 37 प्लस A1 कॉस 53 पीओ की तरफ, और इसका A2 कॉस 37 होगा हमारा राइट साइड में इधर की तरफ। दोनों अगर आपस में कैंसिल आउट कर देता है, दोनों बैलेंस करता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ गया 20 अल्फ़ा प्लस 3A1 इज इक्वल टू 4A2। ठीक है।
है, राइट वाली स्प्रिंग को काटेंगे तो लेफ्ट वाले पे असर नहीं पड़ेगा। अब क्यों नहीं पड़ेगा, तो ज़रा सुनिए ध्यान से। इस पे कई बार आईआईटी पूछ भी चुका है इस बात पे, छोटी सी बात है लेकिन पूछा है। देखिए इसमें क्या है कि जी स्प्रिंग वाले में जो टेंशन फोर्स का जो वैल्यू होता है, फार्मूला होता है, टेंशन इन ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू के इंटू एक्स। एक्स है इलोंगेशन या कंप्रेशन, के इंटू एक्स, टेंशन का वैल्यू के इंटू एक्स। अब एक्स चेंज कब होगा, तो जैसे सुनिए, कोई भी अगर सिस्टम को डिस्टर्ब कीजिएगा तो तुरंत एक्स में चेंज नहीं आएगा। क्या होता है, सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं तो नेट फोर्स तुरंत डेवलप होता है, नेट फोर्स से तुरंत एक्सेलेरेशन आएगा। लेकिन एक्सेलेरेशन से डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचने में, जिसमें डिस्प्लेसमेंट आपको नज़र आ जाए, उसमें कुछ समय लगता है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे है वो काटते ही बताइए कि क्या होगा। तो काटते ही ये राइट वाली स्प्रिंग को काटते ही बताइए कि क्या होगा। तो उतने देर में इस लेफ़्ट वाले स्प्रिंग की लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए टेंशन फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो स्प्रिंग वाले प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि सबसे पहले हम काटने से पहले स्प्रिंग में टेंशन फोर्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं, और काटने के बाद इस स्प्रिंग में, लेफ्ट वाले स्प्रिंग में, राइट वाले काटे हैं, लेफ्ट वाले स्प्रिंग में टेंशन का फोर्स चेंज नहीं करेगा। इसी बात को हम इसमें कंसीडर करते हैं। ऐसा काम हम लोग रस्सी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है, ये स्प्रिंग के साथ करते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से देख लीजिए, सबसे पहले तो हम काटने से पहले दोनों ये स्प्रिंग में कितना टेंशन फोर्स है वो हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम दो कंपोनेंट में, टेंशन को दो कंपोनेंट में तोड़ दिए हैं, टी कॉस 37 डिग्री, टी साइन 37, यहाँ पे दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। ये लेफ्ट व राइट को कैंसिल कर रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन में टी कॉस 37, टी कॉस 37 वर्टिकल डायरेक्शन में है, और नीचे एम जी है, तो ये वर्टिकली बैलेंस करेगा, तो हमारा टेंशन का वैल्यू 75 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये स्प्रिंग लेफ्ट और राइट दोनों स्प्रिंग में 75 न्यूटन टेंशन फोर्स है, ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन क्रिएट होता है कि राइट वाली स्प्रिंग को काट देंगे तो क्या होगा। तो राइट वाली स्प्रिंग को काटेंगे तो स्प्रिंग कट जाएगा, उसमें टेंशन गायब हो जाएगा। और लेफ्ट वाले स्प्रिंग को अगर हम काटेंगे, लेफ्ट वाले स्प्रिंग को काटेंगे तो इसमें टेंशन उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो पहले 75 था, तो अभी भी 75 ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर दिए, 75 को दो कंपोनेंट में तोड़ दिए। ये टी को टी कॉस 37, टी साइन 37, देखिए टी कॉस 37, टी कॉस 37, टी साइन 37 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन अभी भी कंफर्म नहीं है, वर्टिकल में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी होगा, दोनों डायरेक्शन में फोर्स है। फोर्स को देख करके ही हम डायरेक्शन कंफर्म करेंगे। तो हमारा लेफ्ट साइड में भी ये फोर्स है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी फोर्स है, तो दोनों कंपोनेंट होगा एक्सेलेरेशन का। तो हम लेफ्ट साइड में A1 मान लिए हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में A2 मान लिए हैं, ठीक है। तो दो कंपोनेंट में हमें यहाँ ये कंसीडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं। अब हमको A1 A2 और एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू, एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू एंगुलर एक्सेलेरेशन की वैल्यू अल्फा मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगुलर एक्सेलेरेशन हम अल्फा मान लिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उसी तरह से इक्वेशन लिखेंगे। अब यहाँ काउंट कीजिए, हमारे पास तीन ही वेरिएबल है, A1 है, A2 है और अल्फा है। तो तीन वेरिएबल है, तीन ही इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो तीन में कौन कौन सा इक्वेशन लिखना है, तो एक लिखेंगे न्यूटन्स लॉ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में, दो इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। टॉ सी एम इज इक्वल टू आई अल्फा, रोटेशन के लिए न्यूटन्स लॉ लिखेंगे, तीसरा इक्वेशन मिलेगा। यहाँ कंस्ट्रेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तीनों को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट साइड में हम न्यूटन्स लॉ लिख रहे हैं। तो हमारे पास टी साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन 12 A1। यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, टेंशन का वैल्यू 75 पुट करने के बाद A1 का वैल्यू आया 15/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में है फोर्स 12G, ऊपर की तरफ है T cos 37, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन है A2। तो लिखेंगे 12G माइनस T cos 37 डिग्री इज इक्वल टू मास 12 इंटू A2। इसमें टेंशन की वैल्यू 75 पुट करने के बाद A2 का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। अब A1 A2 क्या है, कंपोनेंट है एक्सेलेरेशन का। तो दोनों कंपोनेंट को प्लॉट कर लिए, दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे तो नेट एक्सेलेरेशन मिल जाएगा।
तो नेट एक्सेलरेशन का वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास का नेट एक्सेलरेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। अब अगर मान लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है तो ठीक वैसे ही टॉ सी एम इज इक्वल टू आई सी एम अल्फा। तो टॉ सी एम कैसे लिखेंगे, देखिए टी कॉस 37 डिग्रीज के अबाउट टॉर्क इनटू दिस डिस्टेंस 5। तो टी कॉस 37 डिग्री इंटू 5 टॉर्क हो गया, इसका टॉर्क 0, इसका टॉर्क 0। तो टी कॉस 37 डिग्री इंटू 5, ठीक है, टी कॉस 37 डिग्री इंटू 5 इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू अल्फ़ा। टी का वैल्यू 75 पुट करने के बाद अल्फ़ा का वैल्यू 7.54 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है। इस तरह से हम इस तरह के प्रॉब्लम को सोच सकते हैं।